हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया न्यूट्रिशन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग न्यूट्रिशन हमने जो फूड लिया उसको यूज किया जाता है सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सेल के अंदर जिस प्रोसेस के द्वारा फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। The process in which glucose is broken down to provide energy in the form of ATP is called respiration. Respiration वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है। ग्लूकोज मतलब फूड को तोड़ दिया जाता है एनर्जी देने के लिए। मतलब ग्लूकोज टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड एनर्जी में। एनर्जी हम लोगों को मिलता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। एटीपी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। First aerobic respiration, second anaerobic respiration. In aerobic respiration, glucose is broken down in the presence of oxygen to give energy. Aerobic respiration में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी देने के लिए। And in anaerobic respiration, glucose is broken down in the absence of oxygen to give energy. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनर्जी देने के लिए। देखो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग ढंग से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ता है और एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। इस तरह के रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही ग्लूकोज को तोड़ लेता है और एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इस तरह के रेस्पिरेशन को हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सो रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, सिंपली ब्रीदिंग नहीं होता। रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना। एंड ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। अब हम लोग एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसके पाथवे को समझते हैं। ये रेस्पिरेशन का पाथवे है। ये हमारे बुक में हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है, मैंने इसे वर्टिकली बनाया है। अगर हम इसे अच्छे से समझ गए तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड 90% क्वेश्चंस हम लोग बना लेंगे। देखो, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है दैट इज ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन के बाद में सेल के अंदर जाता है। सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में एंड एनर्जी में। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 एंड पाइरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3। दैट मीन्स ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन वाला कंपाउंड पाइरुवेट में एंड एनर्जी में। अब ये पाइरुवेट तीनों में से किसी एक पाथवे को फॉलो कर सकता है एनर्जी देने के लिए। सबसे पहला पाथवे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में साइटोप्लाज्म में ही ये पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एनर्जी में। दूसरा तरीका होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी में इन साइटोप्लाज्म में ही ये पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में एंड एनर्जी में। नाउ थर्ड पाथवे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड एनर्जी में। और ये जो प्रोसेस होता है पाइरुवेट से लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनने तक का जो प्रोसेस होता है ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर एनर्जी बनता है तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस तरह के रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी बनता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन करीब करीब सभी प्लांट्स और एनिमल्स में देखने को मिलता है। और अगर एनर्जी बनता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन की कमी में तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इसको भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं।
एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ही रिलीज होता है। नाउ ऑर्गेनिज्म के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है फर्मेंटेशन कैसा होगा। अगर प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है तो फर्मेंटेशन को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, और अगर प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बन रहा है तो इस तरह के फर्मेंटेशन को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है। ईस्ट एक तरह का फंगस है और ये ईस्ट हेल्प करता है बियर बनाने में, वाइन बनाने में, केक बनाने में एंड ब्रेड बनाने में। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो केक है, ब्रेड है, वो बहुत फ्लफी एंड स्पंजी होता है क्योंकि उसमें ईस्ट डाला जाता है, और ये ईस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही केक और ब्रेड स्पंजी हो जाता है। नाउ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है इन सम बैक्टीरिया व्हिच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। कुछ बैक्टीरिया जो कि मिल्क को कर्ड में बदल देता है, जैसे लैक्टोबैसिलस, इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। ये लैक्टिक एसिड ह्यूमन मसल्स में भी बनता है। विगोरस एक्सरसाइज के समय जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो एनर्जी रिलीज करने के लिए लैक्टिक एसिड बनाता है। यही लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और बाद में मसल्स क्रैम्प बन जाता है। देखो, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन मसल्स फॉर्म लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन की कमी में ह्यूमन मसल लैक्टिक एसिड बनाता है विच एक्यूमुलेट टू कॉज फैटिक एंड मसल क्रैम्प। और ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है और थकान और मसल्स क्रैम्प बनाता है आफ्टर एक्टिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज के बाद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर बहुत दिनों के बाद आप अचानक से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपके हाथ और पैर में दर्द होने लगता है, इसी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से। सो सिंपल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड ऑक्सीजन के एब्सेंस में एंड ऑक्सीजन की कमी में एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज होता है, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होता है, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज होता है, मतलब बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनता है, एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी बनता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कुछ बैक्टीरिया में होता है और ह्यूमन मसल्स में होता है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन सभी प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये वाला स्टेप दोनों में सेम होता है। एग्जाम में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिखने के लिए आया तो ये यहां से लेकर के यहां तक लिखोगे। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लिखने आया तो यहां से लेकर यहां तक लिख दोगे, और अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लिखने के लिए आया तो यहां से लेकर यहां तक लिख दोगे। सो रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी 2 तरह का होता है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। नाउ व्हाट इज एटीपी और ये एटीपी बनता कैसे है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटी होता है सभी एक्टिविटी के लिए एटीपी को यूज किया जाता है, इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। अब ये एटीपी बनता कैसे है ये समझ लेते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हुआ उससे जो एनर्जी रिलीज हुआ वही एनर्जी एटीपी बनाने के काम आता है। सेल के अंदर पहले से ही एडीपी है, एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट,
और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले से ही है सेल के अंदर, फिर रेस्पिरेशन से एनर्जी मिला, ये एनर्जी इन दोनों को जोड़ देता है, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बना देता है इस तरह से, और बन जाता है एटीपी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनाता है। नाउ the terminal phosphate of ATP is broken to give 30.5 kilojoule per mole energy। एक ATP जब टूटता है तो 30.5 किलोजूल एनर्जी रिलीज करता है। एक्चुअली ATP का जो टर्मिनल फॉस्फेट है वो टूटता है और इतना एनर्जी रिलीज करता है। इस ATP को बनाने में, यहाँ पे इस बॉन्ड को बनाने में जो एनर्जी यूज हुआ वही एनर्जी रिलीज होता है जब ये ATP टूटता है। दैट मीन्स जब ये टर्मिनल फॉस्फेट अलग होता है। फिर इस एनर्जी को यूज किया जाता है किसमें? दिस एनर्जी इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस ड्यूरिंग सेलुलर एक्टिविटीज लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, प्रोटीन सिंथेसिस एक्सेट्रा। जितना भी सेलुलर एक्टिविटी है, जैसे मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, नर्व इम्पल्स का कंडक्ट होना, प्रोटीन का सिंथेसिस होना, ये सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से पॉसिबल होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी यहां से मिलता है। So ATP is energy currency for every cellular activity और ये ATP बनता है रेस्पिरेशन से। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकलता है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट में भी होता है। कैसे होता है समझते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर थ्रू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड रूट सरफेस। प्लांट्स के अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू होता है और प्लांट बॉडी के अंदर गैसेस जाता है कुछ पोर्स के थ्रू। लीफ में जो पोर होता है उसको स्टोमेटा कहते हैं, स्टेम में जो पोर होता है उसको लेंटिसेल्स कहते हैं। रूट सरफेस पे कोई पोर नहीं होता, इसमें सरफेस के थ्रू ही गैस एक्सचेंज होता है। अब एक और चीज समझना है, दिन के समय डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है रेस्पिरेशन में, वो कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज हो जाता है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये ऑक्सीजन फिर प्लांट से बाहर चला जाता है। रात के समय प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, सिर्फ रेस्पिरेशन करता है, इसीलिए रात के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। बहुत सिंपल है, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है रेस्पिरेशन में, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में और उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज करता है। रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसीलिए प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। शायद इसीलिए कहते हैं रात के समय पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। अब तक हम लोग जान चुके हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सेल के अंदर ग्लूकोज का पहुंचना जरूरी है एंड ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी है, और रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना जरूरी है। मतलब रेस्पिरेशन के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होना जरूरी है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस एक्सचेंज के लिए अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और यू कैन से रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो सिंपली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल एमीबा एंड प्लानेरिया में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये रेस्पिरेटरी सरफेस अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म एंड लीच में मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज होता है और इस तरह के रेस्पिरेशन को हम कुटानियस रेस्पिरेशन कहते हैं। नाउ फिश, प्रॉन, टेडपोल, ये जो एक्वेटिक एनिमल है, इसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, दैट मीन्स गैसेस एक्सचेंज होता है। फ्रॉग में मॉइस्ट स्किन के थ्रू एंड लंग्स के थ्रू होता है। ग्रास हॉपर, मॉस्किटो,
हाउस फ्लाई में स्पाइरकल्स एंड एयर ट्यूब के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। बर्ड में, लिजर्ड्स में, मैमल्स में लंग्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। एग्जाम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी पूछ सकता है या फिर रेस्पिरेटरी सरफेस भी पूछ सकता है। आंसर यही होगा। रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज एफिशिएंटली हो सके, इसके लिए रेस्पिरेटरी सरफेस का कुछ क्वालिटीज होता है। जैसे रेस्पिरेटरी सरफेस को थिन वॉल्ड होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए एंड रिच इन ब्लड सप्लाई होना चाहिए। मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस पे ब्लड सप्लाई होना चाहिए, ब्लड वेसल्स होना चाहिए, ब्लड कैपिलरीज होना चाहिए बहुत ज्यादा। देखो, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो थिन वॉल्ड होगा, पतला होगा, तभी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी होगा। मोटा सरफेस के थ्रू गैस अंदर बाहर होना मुश्किल होता है, पतला सरफेस के थ्रू गैस अंदर बाहर इजीली हो जाता है। दूसरा, मॉइस्ट। रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट होगा तो क्या होगा, डिफ्यूजन इजी हो जाएगा। तीसरा, सरफेस एरिया लार्ज होना जरूरी है। छोटा सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, कम गैस डिफ्यूज इन डिफ्यूज आउट होगा, और सरफेस एरिया लार्ज होगा, बड़ा होगा तो ज्यादा गैस डिफ्यूज इन एंड डिफ्यूज आउट होगा। रेस्पिरेटरी सरफेस पे ब्लड सप्लाई का भी होना जरूरी है। ब्लड सप्लाई होगा तभी तो गैस डिफ्यूज इन होकर के ब्लड में जाएगा और ये ब्लड ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाएगा। इस क्लास में इतना ही पढ़ते हैं और अब तक हम लोग जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड हमारे बुक में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। पेज 105 का क्वेश्चन नंबर 1, What advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? टेरेस्ट्रियल एनिमल रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इजीली ऑब्टेन कर लेता है, लेकिन एक्वेटिक एनिमल ऐसा नहीं कर पाता। मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल एक्वेटिक एनिमल की तुलना में फायदे में रहता है। ऐसा क्यों? एंड द आंसर इज the amount of dissolved oxygen in water is fairly low। मतलब वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो कम होता है देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। एयर में जितना मात्रा में ऑक्सीजन होता है उतना मात्रा में ऑक्सीजन वाटर में नहीं होता। वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन कम होता है, एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। So, aquatic organism breathe more rapidly to accommodate more oxygen। इसीलिए aquatic organism जल्दी जल्दी ब्रीथ करता है, रैपिडली ब्रीथ करता है ज्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए। Whereas terrestrial organism have easier access to oxygen and have low breathing rate। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में लो ब्रीदिंग रेट होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है। Second question, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? वो क्या क्या तरीका है जिससे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है? And the answer is there are 3 different ways which depend on the availability of oxygen। 3 तरह से एनर्जी मिलता है और ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितना है। पहला, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है साइटोप्लाज्म में, फिर ये पायरुवेट बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी में बदल जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज बदल जाता है पायरुवेट में साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुवेट बदल जाता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, वो भी साइटोप्लाज्म में। तीसरा तरीका है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, फिर ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एनर्जी में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी में। फर्स्ट प्रोसेस करीब करीब सभी प्लांट एंड एनिमल में होता है। सेकेंड प्रोसेस कुछ बैक्टीरिया में एंड ह्यूमन मसल्स में होता है। थर्ड प्रोसेस ईस्ट में होता है। नाउ पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन
ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, डी न्यूक्लियस। पाइरूवेट किस सेल ऑर्गेनल में कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या न्यूक्लियस में? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन? नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एरोबिक एंड एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। सिंपली एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है, तो बीच में लाइन बना लेना है। एक तरफ एरोबिक रेस्पिरेशन का कैरेक्टरिस्टिक लिख देना है और दूसरी तरफ एनाएरोबिक का कैरेक्टरिस्टिक लिख देना है। सबसे पहले ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। सेकेंड, रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है। इसमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज होता है। थर्ड, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली टूट जाता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीटली टूटता है, वो कंप्लीटली नहीं टूटता। फोर्थ, स्टार्ट इन साइटोप्लाज्म एंड एंड अप इन माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट तो साइटोप्लाज्म में होता है लेकिन खत्म माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर ओनली इन साइटोप्लाज्म, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन सभी प्लांट एंड एनिमल्स में देखने को मिलता है, लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में देखने को मिलता है और कुछ एनाएरोबिक बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।